तो फाइनली इस सीरीज के लास्ट टॉपिक और लास्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। होपफुली ये पूरी जर्नी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रही हो। तो बाकी बातें भी करेंगे, लेकिन लेक्चर के लास्ट में पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। कुछ डिटेल मेरे बारे में, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सब आपको बताया है, इसलिए पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं इस लेक्चर के, जो कि रहा आपके सामने। बोला द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? तो इसका करेक्ट जवाब है क्योटो प्रोटोकॉल ऑफ 1997, जो इम्प्लीमेंट कब हुआ? 2005 में, जब बहुत सारे 60% कंट्रीज ने इसको रेक्टिफाई कर दिया, है ना। तो क्योटो प्रोटोकॉल से एक कॉन्सेप्ट आया कार्बन क्रेडिट का, है ना। होता क्या है डिटेल में समझते हैं। अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल, कंट्रीज विद इमिशन रिडक्शन कमिटमेंट कैन इम्प्लीमेंट इमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट, कहाँ पे? डेवलपिंग कंट्रीज में। और दीज प्रोजेक्ट कैन अर्न सेलेबल सर्टिफिकेट इमिशन रिडक्शन, जिसको CER बोलते हैं, क्रेडिट इज इक्विवेलेंट टू 1 टन ऑफ CO2 विच कैन बी काउंटेड टुवर्ड्स मीटिंग क्योटो टारगेट। देखो क्योटो प्रोटोकॉल में हर एक कंट्री को, डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, हर किसी को एक टारगेट दिया गया है ना, कि आप इतना इमिट कर सकते हो। बस अगर आप ज़्यादा करते हो तो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। कैसे? ये जो सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन यूनिट है, ये खरीदना पड़ेगा। और जो एक्सेस में कर दिया, जैसे कैसे डेवलपिंग कंट्रीज में इमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट लगा के वो क्या कर सकता है? बेच सकता है। तो कार्बन क्रेडिट आर ट्रेडेबल सर्टिफिकेट या परमिट्स दैट रिप्रेजेंट रिडक्शन इन द ग्रीन हाउस गैस इमिशन, allowing countries या फिर entities to offset their own emission by investing in emission reduction project in other regions. नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, करेक्टली मैच नहीं है। तो देखो कार्टिजिना प्रोटोकॉल है, बायोसेफ्टी से रिलेटेड, बिल्कुल सही है। स्टॉकहोम कन्वेंशन में परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट की बात हुई थी, बिल्कुल ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखा जाए तो ओजोन लेयर से रिलेटेड है एकदम। और क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? सेव वाटर, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है, तो ये गलत हो जाएगा। तो गलत ही हमसे पूछा था, तो ऑप्शन डी जो है वो गलत जवाब है। तो ये प्रोटोकॉल अप्लाई होता है 6 ग्रीन हाउस गैसेस पे। क्या नाम है उनके? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, HFCs, पर फ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड पे, ठीक है। द कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, कहाँ? किस पे? बायोसेफ्टी एज ए सप्लीमेंट टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इफेक्टिव सिंस 2003। इतना बस ध्यान में रखना है। कार्टेजिना प्रोटोकॉल मतलब कब था और किससे रिलेटेड है? स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करें तो 2001 में स्टॉकहोम में, है ना। और ये इफेक्टिव है 2004 से। एम करता है एलिमिनेट या रिस्ट्रिक्ट करना प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वहीं पे बात करें तो इंटरनेशनल ट्रीटी है डिजाइन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट द प्रोडक्शन ऑफ न्यूमरस सब्सटेंसेस दैट आर रिस्पांसिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन। इट वाज एग्रीड कब? 1987 में। और फोर्स में कब आया? 89 में, है ना। इतना बस ध्यान में रखना है आपको। With reference to Deep Carbon Observatory, which of the following statement is correct? पहला है कि it is a global research program to outreach the role of carbon on the earth. जेनरिक स्टेटमेंट है तो बिल्कुल सही होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है। अगला है इट कंडक्ट्स फील्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ डीप माइक्रोबियल इकोसिस्टम, ये भी बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों करेक्ट है। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। रोल ऑफ कार्बन ऑन अर्थ, इट एम्स टू इन्वेस्टिगेट और अंडरस्टैंड द रोल ऑफ कार्बन ऑन अर्थ। This includes studying carbon in various form and its interaction with the earth processes और ecosystem. दूसरा भी बिल्कुल ठीक है कि DCO कंडक्ट करता है फील्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ डीप माइक्रोबियल सिस्टम। These ecosystems are found deep underground, including beneath the seabed, and play a crucial role इसमें ग्लोबल कार्बन साइकिल। अब डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी के बारे में कुछ डिटेल। क्या? ये ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ मोर देन हजारों साइंटिस्ट का है ऑन 10-year क्वेस्ट टू अंडरस्टैंड क्वांटिटी, मूवमेंट, फॉर्म्स एंड ओरिजिन ऑफ कार्बन ऑन अर्थ। ये फाइंडिंग क्या है DCO का? कार्बन डिस्ट्रीब्यूशन लेस देन 1% ऑफ अर्थ कार्बन जो है वो केवल सरफेस के ऊपर मिलता है, बाकी सारी चीजें जो है लगभग इतना 1.85 बिलियन गीगाटन सिक्वेस्टर्ड इन द प्लैनेट्स क्रस्ट और मेंटल में है। ह्यूमन इम्पैक्ट की बात किया उन्होंने कि ह्यूमन इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर लगभग 100 टाइम ग्रेटर है देन द इमिशन फ्रॉम ऑल ऑफ द अर्थ वोल्केनिक कंबाइंड। समझ रहे हो? 100 टाइम ज्यादा। एनुअल इमिशन की बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटी रिलीज लगभग 10 गीगाटन ऑफ CO2 इनटू द एटमॉस्फेयर एनुअली, व्हिच इज अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स मोर देन द इमिशन फ्रॉम द नेचुरल जियोलॉजिकल प्रोसेस अंडरनीथ। वोल्केनिक इमिशन है कि ये कंट्रीब्यूट करता है लगभग 280 से 360 मिलियन टन ऑफ CO2 एटमॉस्फेयर में एंड ओशियन में, सिग्निफिकेंटली लेस देन द ह्यूमन इंड्यूस्ड इमिशन। ह्यूमन कंट्रीब्यूशन मैंने बता दिया कि लगभग 40 से 60 टाइम्स मोर देन CO2, है ना। क्या है? द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, डिफॉरेस्टेशन एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल है 40 से 60 टाइम मोर CO2 इनटू द एटमॉस्फेयर कंपेयर टू नेचुरल वोल्केनिक इरप्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
When and where was the National Environment Engineering Research Institute नीरी established? बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। करेक्ट जवाब इसका 1958 में नागपुर में है ना स्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, क्या इसका नाम है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको फॉर्मली इस नाम से जाने जाते थे। वह स्टेब्लिश इन 1958 इन नागपुर किसके लिए है? कंडक्ट करता है रिसर्च एंड ड्राइविंग इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस और इंजीनियरिंग। नीरी प्ले करता है द पाइवटल रोल एड्रेसिंग वेरियस चैलेंजेस प्रेजेंटेड बाय द इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड पब्लिक। इंस्टीट्यूट मोटो क्या है? लीडरशिप इन इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट द एनवायरमेंट, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, ये CSIR के अंडर में है और वो किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट द एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम सेंटर ऑन पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल इज लोकेटेड। इसे क्या है? फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। ये IIPS मुंबई में लोकेटेड है। ठीक है, अब ये है क्या? इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन स्टडीज कहाँ पे है? मुंबई में है। एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टेब्लिश किया गया था 1956 में। बस इतना ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अच्छा, उसका अगर इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम इनविच की बात किया जाए तो रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिसंबर 1982 में स्टेब्लिश किया इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम एज अ प्लान प्रोग्राम। द फोकस किस पे है? सिंस इंसेप्शन हैज बीन on providing environmental information to decision maker, policy planner और scientists and engineers, research worker etc. all over the country. Long term objective, short term objective चाहो तो आप एक बार पढ़ लो आराम से, बहुत पुराना है इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा। इधर इंस्टीट्यूट है, इधर है सिटी। तो देखो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सबको पता है, ये कहाँ पे है? देहरादून। नहीं पता तो अभी सीख जाओ, देहरादून में। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट है झांसी में। झांसी किधर है? इधर, चौथा। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट पता नहीं, रुक जाओ। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये दिल्ली में है, दूसरा हो गया। अच्छा, इसका देखो सेंट्रल एरिड जोन मोस्टली कहाँ पे मिलेगा? आपको मिलेगा जैसलमेर, है ना, राजस्थान साइड में। तो जोधपुर उसके नियर अबाउट है, तो इसलिए इसका भी हो जाएगा ओवर। तो 3-4-1-2 हो जाएगा करेक्ट जवाब। ठीक है, लोकेशन बेस्ड ध्यान में रखना। उनके बारे में डिटेल जानना है तो ये आप पढ़ सकते हो, क्या सारे इंस्टीट्यूट के बारे में क्या क्या काम करते हैं। नाम से ही एकदम क्लियर है, तो होपफुली आप काम क्या करता है, अपडेट अगर याद रहे और कहाँ पे लोकेटेड है तो इनफ है ना। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन 8 मिशन अंडर द इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो सोलर पावर ऑब्वियस है, उससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ए। तो मिशन रिलेटेड टू, माफ कीजिएगा, यहाँ पे गलती हो गई मेरे से जल्दबाजी में। न्यूक्लियर पावर इसका करेक्ट जवाब है ना। ए नहीं इंक्लूडेड है 8th मिशन में, पूरे 8 में से ए नहीं है। नॉट इंक्लूडेड द 8th मिशन अंडर इंडिया नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। कब लॉन्च हुआ था? 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ था। गाइडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज। Its primary objective to raise awareness about the danger of the climate change among various stakeholders, including government bodies, scientists, industry, communities, and general public. Furthermore, it outlines a strategy or measure to address and mitigate the impact of climate change. Next है, which one of the following is not correctly matched? तो फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 1979 में हुआ था। ठीक है, एजेंडा 21 पर अर्थ समिट से आया था, एकदम ठीक है। अर्थ समिट +5 97 में हुआ था, क्योंकि 92 में ये हुआ था, तो यहाँ पे +5 कर दो तो 9+5 यहाँ पे हो गया। कार्बन ट्रेडिंग, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस से रिलेटेड है, ना कि कार्बन ट्रेडिंग से। इससे रिलेटेड कौन सा है? क्योटो प्रोटोकॉल। क्या? क्योटो प्रोटोकॉल, जो कब आया था? 1997 में, और इम्प्लीमेंट कब हुआ? 2005 में। ठीक है, होपफुली आपको सारा कुछ क्लियर, सारा कुछ देख लिए हैं ऑलरेडी, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हेल्ड इन जिनेवा कब? 1979 में, और स्पॉन्सर्ड बाय WMO, मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। marked a significant early international effort on climate change. फर्स्ट अर्थ समिट की बात करें 1992 में रियो डी जेनेरियो में, जहां से आया एजेंडा 21। क्या? 21st सेंचुरी के लिए एजेंडा की क्या किस तरीके से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, है ना। ग्लोबल एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैलेंजेस। अर्थ समिट +5 की बताया मैंने, 1992 से +5 कर दो, 97 हो गया। एक फॉलो अप था 1992 अर्थ समिट जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया ऊपर। इट असेस प्रोग्राम मेड इन द इम्प्लीमेंटिंग एजेंडा 21 एंड अदर एग्रीमेंट
Summit aim to accelerate global effort in sustainable development और environmental protection. नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड बना था 2009 में कोपेनहेमर में, राइट, आई थिंक 2009 में। तो इट वाज एस्टेब्लिश एट द डर्बन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल नहीं, डर्बन में नहीं, कोपेनहेमर में बना था, है ना। पहले ही गलत हो गया, हमसे पूछा गया था, इनकरेक्ट पूछा था, हमारा आंसर मिल गया। बाकी तीनों चीजें सही है, पढ़ लेते हैं एक बार। इट वुड सपोर्ट प्रोग्राम एंड पॉलिसी इन डेवलपिंग नेशन, ठीक है। द डेवलप्ड नेशन वुड प्रोवाइड द फंड, एकदम ठीक। फंड विल स्टार्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम 2014, बिल्कुल सही है ना। देखो, नॉट स्टेब्लिश एट डर्बन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, इन स्टेट इट वाज फॉर्मली स्टेबलाइज ड्यूरिंग द यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, यूएनसीसीसी जो होता है, इन कोपेनहेगन इन 2009, ठीक है। The GCF become, मतलब Green Climate Fund becomes an official fund under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) framework during the UNFCCC conference in Cancun, Mexico in 2010. Its governing document was ratified 2011 डरबन, साउथ अफ्रीका में। ग्रीन क्लाइमेट चेंज के बारे में बाकी चीजें जो ऑप्शन में था वही सारी चीजें हैं, तो एक बार आप चाहो तो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एजेंडा 21। एजेंडा 21 मैंने बताया क्या, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए 21st सेंचुरी में, किधर है, पहला उनो आ गया, कुछ नहीं, 21st चैप्टर ये भी नहीं। एक्शन प्लान फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट इन 21st सेंचुरी, बिल्कुल सही, करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सी, ठीक है। रियो जी डेनेरियो 1992 में आया था और समिट के दौरान बताइए सबको। एजेंडा 21 ऑर्गेनाइज इनटू 4 सेक्शन, कौन कौन सा है, सोलर और माफ कीजिएगा सोशल एंड इकोनॉमिकल डायमेंशन, फोकस करता है पॉवर्टी रिडक्शन, चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न और प्रमोटिंग हेल्थ, सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ और इन्वॉल्विंग सस्टेनेबल सेटलमेंट डिसीजन। दूसरा जो सेक्शन है इसका वो ये कहता है कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट, एड्रेसेस एटमॉस्फेरिक प्रोटेक्शन, डिफॉरेस्टेशन मिटिगेशन, फ्रेजाइल एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, पोल्यूशन कंट्रोल और मैनेजिंग बायोटेक्नोलॉजी एंड रेडियोएक्टिव वेस्ट। अगला है स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ मेजर ग्रुप्स और मींस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ये सारा कुछ इसके 4 सेक्शंस हैं किसके, अभी हमने देखा एजेंडा 21 में, है ना। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे जो कि ये रहा आपके सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा रिलेटेड है, 4 में। फॉरेस्ट पॉलिसी बिल्कुल है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एकदम है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, अगर आपको ये लग रहा होगा नहीं है ना, बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉलिसी से क्लीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, जिससे, है ना, ये बताया गया कि आप जो है इन्वायरमेंट को भी साथ में लेकर चलोगे, सस्टेनेबल ग्रोथ करोगे, ना केवल अपनी इंडस्ट्री का सोचोगे। और एजुकेशनल पॉलिसीज भी कंट्रीब्यूट करती है प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, कैसे लोगों को अवेयर करती है, लोगों को सिखाती है, पढ़ाती है, राइट। तो चारों के चारों है, कंट्रीब्यूट करते हैं, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। पहले दूसरे में तो आई डोंट थिंक कि आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली करते हैं। तीसरा भी है कि क्लीन इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी आएगा इंडस्ट्री में, जिससे वो बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे इकोलॉजी का, इन्वायरमेंट का। चौथा भी करेक्ट है, इन्वायरमेंटल इशू के प्रति लोगों को अवेयरनेस रेज करोगे, जो सस्टेनेबल ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे इस पूरे लेक्चर में, होपफुली आपको एक एक चीज क्लियर है। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर है इस पूरे सीरीज का, तो मेरी एक रिक्वेस्ट किया लीजिए कि आपको ये पूरा लेक्चर कैसा लगा ये बताना है ना। बताओगे तो भी अच्छा है, नहीं बताओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ इसने कंट्रीब्यूट किया है आपको, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली लिख सकते हो, बता सकते हो कि क्या क्या दिक्कतें आई आपको, या फिर कितना अच्छा लगा, कितना बुरा लगा, सच दैट अगले वाले लेक्चर में उसको हम इंक्लूड कर ले। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो इसको इंक्लूड करके और बेहतर बनाए अगले वाले सीरीज को, ठीक है। तो अगला सीरीज आई थिंक इकोनॉमी पे होगा, तो आप इस चैनल को चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि लास्ट में कोट कहता है, तो आज के लिए है कि ट्राई नॉट टू बिकम अ पर्सन ऑफ सक्सेस बट रेदर ट्राई टू बिकम अ पर्सन ऑफ वैल्यू। तो देखो, जो पर्सन ऑफ वैल्यू है ना, वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अगर आप पर्सन ऑफ वैल्यू बनते हो ना, तो अल्टीमेटली आप सक्सेसफुल बन जाओगे। लेकिन अगर आप सक्सेस के पीछे भागते हो और वैल्यूज पे फोकस नहीं करते हो, तो भले ही तुक्के में आपको सक्सेस मिल जाए, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाएगा, है ना, सस्टेनेबल नहीं रहेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे कि सोशल मीडिया की वजह से रातों रात फेमस हो जाते हैं, बट फिर 4 दिन बाद कोई नहीं पूछता वो कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, राइट। तो इसलिए आप क्या बनो, पर्सन ऑफ वैल्यू बनो, ठीक है।
तो इन्हीं शब्दों के साथ बस इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। मिलते हैं किसी नए कोर्स में, तब तक के लिए आप एक वैल्यू वाला पर्सन बनते रहिए, बढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।